लगभग। तो इसमें स्टार्टिंग मुगल काल की मानी जाती है बाबर से। बाबर का जन्म कहाँ हुआ? तो इसका जन्म स्थान फरगना, जो आधुनिक समय में उज्बेकिस्तान अर्थात मध्य एशिया में है। इसके जन्म का काल लगभग 1483 एडी के आसपास है। इसकी दादी का नाम था दौलत एहसान बेगम। इसकी सहायता से 1494 में फरगना का शासक ये बना था। कौन? बाबर। बाबर जो था वो समरकंद को जीतना चाहता था। बाबर समरकंद को जीतना चाहता था। वह समरकंद को जीतना तो चाहता था, परंतु उसने क्या किया? 1504 में काबुल पर आक्रमण किया। 1519 में भैरा व बाजोर पर आक्रमण किया। बाजोर कहाँ है? जो आधुनिक समय में पाकिस्तान पर है। ठीक है, पाकिस्तान वाले हिस्से पे था उस समय, क्योंकि उस समय क्या, ये 1519 का समय है। तो 1519 का समय है, आप समझ रहे हैं, देश आज़ाद हुआ 1947 में और देश का विभाजन हुआ। तो उस समय ये सारा हिस्सा कहाँ था? सब इंडिया में था। तो भारत पर यह उसका प्रथम आक्रमण माना जा सकता है। बाबर ने पहली बार भारत में बारूद का प्रयोग किया था। तो यही आपसे यहाँ क्वेश्चन इम्पोर्टेंट आपके लिए हम बता रहे हैं। तो इसको आप याद रखिए कि बारूद का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? बाबर ने किया। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? 1526 में हुआ। तो 1526 में प्रथम युद्ध हुआ। यहाँ से एक क्वेश्चन निकल के आता है, पूछा जाता है आपसे कभी कभी कि तोप खाने का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो तोप खाने का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? बाबर ने किया था। तोप खाने का प्रयोग तो किया था, और इसमें जो तोपची थे अर्थात जिन्होंने चलाया था, अब अली और मुस्तफ़ा उनके नाम थे, आप याद रखिएगा। तुगलमा पद्धति या उस्मानी पद्धति का प्रयोग किया जाता था इस युद्ध में, अर्थात पानीपत के युद्ध के बाद। बाबर का कथन एक फेमस है, तो उसका कथन ये है, काबुल की गरीबी और नहीं। अब इसका सेंस आप निकाल सकते हैं क्या है। प्रत्येक काबुलवासी को शाहरुख नामक चांदी का सिक्का दिया गया था। तो ये सिक्के का नाम आपको याद रखना इम्पोर्टेंट और फायदेमंद हो सकता है आपके लिए। तो इसके बाद, इस युद्ध के बाद 1526 में पानीपत के युद्ध के बाद कलंदर के रूप में फेमस हुआ बाबर। 1527 में खानवा का युद्ध हुआ बाबर और राणा सांगा के मध्य। 1528 में चंदेरी का युद्ध हुआ बाबर और मेदिनी राय के साथ। 1529 लगातार युद्ध हैं ये। घाघरा का युद्ध हुआ बाबर और अफगान के मध्य। 1530 में बाबर की मृत्यु हो गई। तो बाबर की आत्मकथा ये इम्पोर्टेंट है, इसका नाम क्या है? तुजू के बाबरी या फिर बाबर नामा। पायंदा खां ने इसका फारसी में अनुवाद किया था। किसका? इसी बाबर नामे का, ये तुजू के बाबरी का। अब्दुल रहीम खान खाना ने अकबर के समय में इसका फारसी में अनुवाद किया था, जब अकबर। आर्स्कीन और लीडेन ने इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया। तो ये भी आपको यहाँ से याद रखना है। आर्स्कीन एवं लीडेन ने इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया, ये भी याद रखना है आपको। पावेते दी कार्तल ने फ्रांसीसी भाषा में अनुवाद किया, फ्रांसीसी भाषा का अनुवाद किया। इसमें है क्या? ये जो बाबर की आत्मकथा इसमें क्या है? तो इसमें भारत की राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक एवं धार्मिक स्थिति का वर्णन किया गया था। बाबर की इसी आत्मकथा में दो हिंदू राजाओं का भी उल्लेख मिलता है। कौन कौन से दो राजा हैं? कृष्णदेव राय और राणा सांगा। तो राणा सांगा तो के बारे में क्या लिखा? तो इसके शौर्य की प्रशंसा की जाती है इस बुक में। और कृष्णदेव राय को भारत का सबसे शक्तिशाली शासक बताया गया है इसी बुक में। और 5 मुस्लिम राज्यों का भी उल्लेख है इसी बाबर की आत्मकथा में। कौन कौन से 5 राज्य हैं? दिल्ली, बंगाल, गुजरात, मालवा और बहमनी। कौन कौन से? दिल्ली, बंगाल, गुजरात, दिल्ली, बंगाल, गुजरात, मालवा और बहमनी। बाबर की इसी आत्मकथा में भारत को कारीगरों का देश बताया गया है, आर्थिक रूप से समृद्ध भी बताया गया है, आम को फलों का राजा भी बताया गया है, गंगा नदी का उल्लेख हुआ है। भारत के 3 अभिशाप बताए गए हैं इसमें। इसी बुक में भारत के 3 अभिशाप बताए गए हैं कि कौन कौन सी चीजें भारतवासियों को नुकसान करती हैं। कौन कौन सी? लू, आंधी और गर्मी। लू, आंधी और गर्मी। फारसी चित्रकार विहजाद के नाम का उल्लेख किया गया है। तो आप लोग जो हमने युद्ध बताए हैं, 3 ट्रिक आपको बता दे रहे हैं। पानी पिया, खाना खाया, चाचा के
घर गए। पानी पिया, खाना खाया, चाचा के घर गए। ठीक। तो पानी से पानीपत का युद्ध हुआ, खाना से खानवा का युद्ध हुआ, चाचा से चंदेरी का युद्ध हुआ, घर गए घाघरा का युद्ध हुआ। इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आइए पढ़ते हैं हुमायूं के बारे में। हुमायूं का शाब्दिक अर्थ है भाग्यशाली। हुमायूं का शाब्दिक अर्थ क्या है? भाग्यशाली है। हुमायूं ने अपना साम्राज्य अपने भाइयों में बांट दिया था। तो इसके भाइयों के नाम याद रखना आपके लिए जरूरी हो जाता है। कामरान, अस्करी और हिंदाल। कामरान, अस्करी और हिंदाल। कामरान काबुल, कामरान को काबुल दे दिया, अस्करी को संभल दे दिया और हिंदाल को मेवात दे दिया। तो भाइयों के नाम आई होप आपको याद हो गए होंगे, कामरान, अस्करी और हिंदाल। तो कामरान को काबुल, अस्करी को संभल, हिंदाल को मेवात। तो इसका एक युद्ध आता है हुमायूं का, दोहरिया का युद्ध। दोहरिया का युद्ध। तो दोहरिया का युद्ध हुआ था हुमायूं और अफगानों के बीच में। तो इसमें हुमायूं जीत गया था। कब हुआ? 1532 में हुआ था। उसके कुछ दिन बाद 1534 और 1535 में गुजरात अभियान है हुमायूं का ही। तो हुमायूं ने गुजरात पर क्या कर लिया था? अधिकार कर लिया। तो बहादुर शाह ने पुर्तगालियों की सहायता से गुजरात को बाद में फिर से जीत लिया। फिर से जब जीत लिया, किसकी सहायता से जीता? बहादुर शाह ने पुर्तगालियों की सहायता से जीता। तो बाद में पुर्तगालियों ने क्या कर दी? बहादुर शाह की ही हत्या कर दी थी। उसके बाद हुमायूं का 1537 में चुनार अभियान फेमस है। चुनार अभियान फेमस है। तो इसमें शेर खान बंगाल की तरफ चला गया था। शेर खान ने बंगाल को उजाड़ दिया। हुमायूं ने क्या किया? बंगाल को फिर से बसाया और उसका नाम चेंज करके क्या रखा? जन्नताबाद। उसका नाम क्या रखा? जन्नताबाद। हुमायूं के टॉपिक में सबसे ज्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट युद्ध पूछा अगर कोई जाता है तो चौसा का युद्ध पूछा जाता है 1539 में। ये आपको सन भी याद रखना है। चौसा का युद्ध 1539 में, क्योंकि इसी युद्ध में हुमायूं की क्या हो गई थी? हार हो गई थी और इसकी पूरी ग्रह दशा बदल गई थी इसी युद्ध से। तो चौसा का युद्ध 1539 में शेर खान और हुमायूं के मध्य हुआ। इसमें हुमायूं की हार हो गई। तो हुमायूं ने क्या किया? बचने के लिए कर्मनाशा नदी में छलांग लगा दी। ठीक है, कर्मनाशा नदी में छलांग लगा दी। तो जब ये डूबने लगा तो इसकी जान किसने बचाई? निजाम सक्का भिश्ती ने इसकी जान बचाई। ठीक है, जब इस भिश्ती ने, निजाम सक्का भिश्ती ने जब इसकी जान बचाई तो हुमायूं ने उससे वादा किया था कि जब भी हम राजा बनेंगे तब हम आपको एक दिन का बादशाह अवश्य बनाएंगे और आपके नाम के सिक्के चलाएंगे। ये हुमायूं ने उससे वादा किया था उसी समय 1539 में। ठीक है, तो ये बाद में जब हुमायूं राजा बनता है तो उसे बना देता है राजा एक दिन के लिए बादशाह और उसके नाम पर चमड़े के सिक्के चलाता है। तो हुमायूं नामा में ये बात लिखी गई है कि ये भिश्ती जो था इसके नाम पे ये सब काम हुए हैं। अभी आपने ऊपर पढ़ा चौसा का युद्ध। अब अगला है कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध। मोस्ट इम्पोर्टेंट 1540, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, सन भी याद करिएगा। कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध 1540 में हुमायूं और शेरशाह सूरी, हुमायूं और शेरशाह सूरी के मध्य हुआ। तो इसमें हुमायूं फिर से क्या हुआ? पराजित हो गया। और जब पराजित हो गया तो अमरकोट चला गया। तो अमरकोट के जो राजा थे वीर साल, उन्होंने हुमायूं की सहायता की और उसको अपने महल में शरण प्रदान की। और वहां पर क्या हुआ? तो इसने क्या किया? जब हुमायूं वहां से हार कर चला गया तो वहां पर इसकी शादी हुई। किससे हुई? हमीदा बानो बेगम से हुई। हमीदा बानो बेगम का ही पुत्र कौन था? 1545 में हुमायूं ने फारस के शाह की सहायता से, फारस के शाह की सहायता से, काबुल और कंधार को जीता। हुमायूं ने नसीब खान और तातार खां, ये अफगान सेनापति थे, इन दोनों को क्या किया? पराजित किया। 1555 में ही सरहिंद का युद्ध हुआ। मच्छीवाड़ा का युद्ध और सरहिंद का युद्ध दोनों 1555 में हुए। तो सरहिंद के युद्ध में हुमायूं ने सिकंदर सूर को पराजित किया। सिकंदर सूर को पराजित कर दिया। उसके बाद क्या हुआ? 1556, यही पूरा चेंजिंग ईयर है। 1556 में क्या हुआ? दीन पनाह महल के शेर मंडल पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिर करके हुमायूं की क्या हो गई?
मृत्यु हो जाती है। हुमायूं की मृत्यु हो गई। तो जब इसकी मृत्यु हो जाती है हुमायूं की, तो हुमायूं के हमशक्ल मुल्ला शाह बेगसी को जनता के सम्मुख पेश किया जाता है, अर्थात जनता को ये बताया जाता है कि आपके जो सम्राट हैं उनकी मृत्यु नहीं हुई, उनको कोई दिक्कत नहीं, जनता को पता नहीं चल पाता। तो मुल्ला शाह बेगसी मतलब हुमायूं की जगह पर बैठता है शासन में, सिर्फ शो करने के लिए जनता को। और लेकिन वो प्रशासनिक कार्य कौन देख रही थी उस समय? तरदी बेग ने जो था वो संभालता था। तरदी बेग। शेर शाह सूरी के बचपन का नाम फरीद था। फरीद। इसका जो जन्म स्थान है वो कहाँ है? होशियारपुर, पंजाब में है। इसकी शिक्षा कहाँ हुई? इसकी शिक्षा जौनपुर में हुई थी। इसके पिता जौनपुर के शासक की सेवा में थे। ख्वासपुर में जमींदारी मिली थी इनके पिता को। शेर शाह ने प्रशासनिक अनुभव सासाराम और ख्वासपुर से ही प्राप्त किए। शेर खां बंगाल के शासक बहार खां लुहानी या नुहानी की सेवा में गया, जब थोड़ा सा यंग एज में हुआ। तो इसको मतलब कुल मिला के एक प्रकार से आप ये मान लीजिए कि बहार खां लोहानी के पास नौकरी में शेर खां पहुंच गया। बहार खां लोहानी ने इसे शेर खां की उपाधि प्रदान की। अब 1539 में घटना ये घटित हुई कि इस युद्ध के पश्चात शेर खां ने शाह की उपाधि भी जोड़ ली थी अपने नाम में। अब कन्नौज का युद्ध 1540 में हुआ। कन्नौज का युद्ध 1540 में हुआ था। तो शेर यहाँ से मिला था और शाह यहाँ से मिला था। तो शेर शाह ने आगरा व दिल्ली पर अधिकार कर लिया था। 1540 जो युद्ध था इसमें आगरा और दिल्ली पर अधिकार कर लिया था। अब दिल्ली पे अधिकार तो करेगा ही, क्योंकि हुमायूं भाग रहा था। हुमायूं हार गया तो भाग गया था, आप ऊपर पढ़ चुके हैं। तो शेर शाह ने चुनार की जो विधवा शासिका थी लाड़ बेगम से विवाह कर लिया। 1543 में है। पूर्णमल यहाँ का शासक था। पूर्णमल यहाँ का राजा था। तो शेर शाह सूरी ने षड्यंत्र पूर्वक इसकी हत्या की थी। तो षड्यंत्र पूर्वक जब हत्या की तो इस घटना से आहत होकर कुतुब खां ने आत्महत्या कर ली। अब कुतुब खां ने आत्महत्या कर ली, अर्थात कुतुब खां जो था वो पूर्णमल का बेटा था। तो पूर्णमल का बेटा आत्महत्या कर लेता है और पूर्णमल को शेर शाह मार देता है। अब सोचो, पिता और पुत्र दोनों खत्म हो गए तो क्या होगा? शासन तो इसके हाथ में आ गया। ये घटना शेर शाह सूरी के जीवन पर कलंक है, ऐसा इतिहासकार मानते हैं। सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न है कालिंजर अभियान 1545 शेर शाह सूरी। तो ये आपको डेट और सन दोनों याद रखना है। कालिंजर अभियान 1545। इस युद्ध में आपको याद रखना है कालिंजर अभियान में कि यहाँ का शासक कौन था? कीरत सिंह था। शेर शाह सूरी जो था, शेर शाह उक्का नामक आग्नेयास्त्र चलाते समय घायल हो गया था और उसकी मृत्यु हो गई। तो इस यंत्र का नाम याद रखिएगा, आग्नेयास्त्र का। उसका नाम था उक्का। क्या नाम था? उक्का। ये इम्पोर्टेंट है। और सन याद रखना है कि 1545 में कालिंजर अभियान में इसकी मृत्यु। सुधारों की अगर हम बात करें शेर शाह सूरी की, तो बंगाल में इसने प्रशासनिक सुधार किए। बंगाल में प्रशासनिक सुधार किए। क्या किया? बंगाल को सरकार और परगनों में विभाजित कर दिया। सरकार और परगना अर्थात जिला और तहसील में विभाजित कर दिया। अर्थात हम कह सकते हैं कि शक्तियों का विकेंद्रीकरण किया। अर्थात ये नहीं था कि हर चीज को वो खुद ही कंट्रोल कर रहा था, ऐसा नहीं था। हर चीज को कंट्रोल करने के लिए उसने आदमी नियुक्त कर दिए थे। आदमी नियुक्त कर दिए, उनसे कंट्रोल करवा रहा था। ऐसा जैसा आज के समय में होता है शक्तियों का विकेंद्रीकरण, वैसा ही उसने किया था। अब इसने सरकार एवं परगना में विभाजित तो कर दिया। सरकार अर्थात जिला, परगना का मतलब तहसील। तो इन दोनों में विभाजित तो कर दिया। सरकार अर्थात जिले में कौन कौन से थे? प्रशासनिक अधिकारी थे और राजस्व अधिकारी थे। उसी प्रकार परगने में अर्थात तहसील में प्रशासनिक शक्तियां थी और राजस्व शक्तियां थी। तो इनके नाम आप याद रखना तो रख सकते हैं। सरकार अर्थात जिले में कौन था? सिकदार ए सिकदारान, ये प्रशासनिक अधिकारी था। और मुंसिफ ए मुंसिफान, ये राजस्व अधिकारी था। तो मुंसिफ आपको याद हो जाएगा, मुंसिफ बना है मुंशी से, मुंशी राजस्व। परगना अर्थात तहसील में कौन था? सिकदार और मुंसिफ। सिर्फ सिकदार और मुंसिफ था। ऊपर सिकदार ए सिकदान
मुंसिफ है मुंसिफान। काजी, ये याद करना है, काजी फजिलात प्रथम अमीर बांग्ला थे। तो अमीर बांग्ला कौन था? अमीर बांग्ला, इसने नया पद बनाया था। सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन है, जो शेरशाह सूरी से जो पूछा जाने वाला, यहाँ से पूछा जाता है। इसने सिक्के आरंभ कराए थे। तो इसने चांदी का रुपया चलाया था, तांबे का दाम चलाया था। ये नाम है इनके, कि चांदी का रुपया और तांबे का दाम। इसने टकसालाएं स्थापित करवाई थी। टकसालाएं अर्थात जहाँ पे सिक्के बनाए जाते हैं। 23 टकसालाओं का इसने निर्माण कराया। सिक्कों पर टकसाला का नाम, शासक का नाम अरबी और देवनागरी लिपि में होता था। ठीक है, टकसाला का नाम और शासक का नाम होता था, अर्थात टकसाला का नाम किस में होता था? अरबी में, और शासक का नाम किस में होता था? देवनागरी में। जैसा कि मैंने पहले ही बोला कि इसका शासन पीरियड बहुत कम समय के लिए था, लेकिन काम बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। इसने देखिए सुधार में क्या है। तो शेरशाह ने भूमि की पैमाइश करवाई। इसने भूमि को 3 हिस्सों में, 3 भागों में विभाजित किया। सबसे अच्छी भूमि, उत्तम, मध्यम और निम्न, इस प्रकार। ठीक है, इसने जमींदारों, जो जागीरदार थे, जागीरदारों की स्थिति को कमजोर किया। इसने क्या किया? सिकंदरी गज का प्रयोग किया। ये इंपॉर्टेंट है, सिकंदरी गज का प्रयोग किया। जैसा कि मैंने बताया, इसने जागीरदारों की स्थिति को कमजोर किया। जागीरदारों की स्थिति तो कमजोर किया, तो किसानों की स्थिति क्या की? अच्छी की। किसानों को पट्टे जारी किए, अर्थात जमीनों के पट्टे किसको दे दिए? किसानों को दे दिए। सोचिए कितना अच्छा काम किया इसने। सिकंदरी गज का प्रयोग किया, बता ही चुके हैं। इसने 2 सेस लगाए। सेस का मतलब उपकर। कौन कौन से 2 कर लगाए थे? जरीबान और महाशिलान। जरीबान और महाशिलान। तो जरीबान में क्या है? भूमि पैमाइश करता है। ये 2.5% लेता था, और भू राजस्व संग्रहण कर 5% था। तो आपको ये पूरा याद रखना है कि जरीबान क्या था? जरीबान भूमि पैमाइश कर था 2.5%। महाशिलान क्या था? भू राजस्व संग्रहण कर 5%। अकाल राहत कोष लागू किया था। बेहद बेहतरीन काम किया इसने। अकाल राहत कोष लागू किया। किसानों ने कबूलियत लिखी। शेरशाह सूरी की भू राजस्व व्यवस्था को रे या रई कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट है। अब न्यायिक सुधार की अगर हम बात करें, तो न्यायिक सुधार में आइए देखते हैं। शेरशाह सूरी जो था, न्याय की सर्वोच्चता में विश्वास करता था। उसने क्या किया था? अपने भतीजे को ही मृत्युदंड दे दिया था। शेरशाह सूरी ने उत्तरदायित्व के सिद्धांत को लागू किया। तो इसके शासनकाल के बारे में अब्बास खां सरबानी कहते हैं कि शेरशाह सूरी के शासनकाल में यदि एक बूढ़ी महिला अपने सिर पर हीरे जवाहरात से भरी टोकरी लेकर जाए, तो किसी की उसे लूटने की हिम्मत नहीं होती थी। शासनकाल इसका वास्तव में बहुत अच्छा माना जाता है। अगर हम अन्य सुधारों की बात करें शेरशाह सूरी की, तो इसने जीटी रोड, आप लोगों ने खूब पढ़ा होगा, जीटी रोड का निर्माण कराया। तो जीटी रोड का निर्माण कराने वाला शेरशाह सूरी था। इसको ग्रांट ट्रंक रोड, अर्थात एनएच 1 और 2 को मिलाकर अब बना है आज के समय में, तो इसको ग्रांट ट्रंक रोड कहा जाता है। इसका पुनर्निर्माण कराया था, कुल मिलाकर बनवा ही दिया था। 1700 सरायों का निर्माण कराया था। सराय का मतलब इन, इन बोलते हैं इंग्लिश में। तो इन सरायों का निर्माण कराया था। कुएं भी खुदवाए थे, पेड़ भी लगवाए थे। काम बहुत अच्छे कराए थे इसने। इतिहासकार कानूनगो ने इसे सूर साम्राज्य की धमनी कहा है। शेरशाह सूरी ने डाक व्यवस्था को दुरुस्त किया। डाक प्रणाली, जैसे आज के समय में डाकिया काम करता है, लगभग वही प्रणाली शेरशाह सूरी ने विकसित कर दी थी। स्थापत्य कला की अगर हम बात करें, तो लाल दरवाजे का निर्माण करवाया था। रोहतासगढ़ किले का पुनर्निर्माण करवाया था इसने। पटना शहर को बसाया था। तो पटना शहर को बसाने वाला व्यक्ति कौन था? शेरशाह सूरी। दिल्ली में किला एक कोहना मस्जिद का निर्माण भी इसने कराया था। शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम में है। सासाराम कहाँ है? बिहार में है। कुछ अन्य बातें जान लीजिए इनके बारे में। तो टोडरमल इसके दरबार में था। टोडरमल इसके दरबार में था। पद्मावत का लेखक मलिक मोहम्मद जैसी, आपने हिंदी में पढ़ा होगा क्लास 10th और 12 में, कि पद्मावत किसने लिखी है? मलिक मोहम्मद जैसी ने लिखी है।
ये सब इनके दरबार में थे। अब्बास खां सरबानी, पहले ही नाम आ चुका है, इनके दरबार में था। पुस्तकें कौन कौन सी इसके समय की फेमस हैं? तो तारीख ए शेर शाही, तोहफा ए अकबर शाही, ये दोनों पुस्तकें आप याद रख सकते हैं। बाकी जितना हमने पढ़ाया शेरशाह सूरी के बारे में, अपना भला चाहते हैं तो उसको अच्छे से रिपीट करके लिख लीजिए। धन्यवाद। अगर इसी सूर वंश की हम बात करें आगे, तो शेरशाह सूरी के बाद इस्लाम शाह सूर राजा बना। तो इसके ज़्यादा कुछ काम फेमस नहीं है। मानगढ़ के किलों का निर्माण कराया था मानकोट में। इसकी मौत के बाद 5 भागों में विभाजित हो गया सूर साम्राज्य। सिकंदर सूर आया फिर 1554 से 1555। तो हुमायूं ने क्या किया? पराजित कर दिया और दिल्ली जीत लिया। ये तो आप पहले ही पढ़ रहे हैं कि हुमायूं भाग रहा था उस समय। उसके बाद हेमू आया। तो हेमू जो आया था, तो हेमू के बारे में कुछ बातें आपको जानना जरूरी हैं। हेमू या रेवड़ी के बाजार में नमक का दलाल था, ऐसा इतिहासकार मानते हैं। आदिल शाह चुनार का सेनापति बाद में बना। नर्तक था, नर्तक मतलब डांसर। हेमू ने लगातार 22 लड़ाइयां जीत ली थी। आगरा और दिल्ली पर भी अधिकार कर लिया था और विक्रमादित्य की उपाधि धारण कर ली थी। दिल्ली का अंतिम हिंदू शासक हेमू ही था। और पानीपत के द्वितीय युद्ध में हेमू युद्ध करते हुए मारा गया था, ये आपको याद रखना है। तो जितना हम पढ़ा रहे हैं जीके जीएस में, हिस्ट्री की श्रृंखला में, आप मन लगाकर पढ़ते रहिए। आगे आपके कई सारे एग्जाम हैं। तो अकबर का जन्म 1542 ईस्वी में अमरकोट में हुआ। आपको हुमायूं याद होगा, हमने तो हुमायूं में ये बताया था कि जब हुमायूं भाग रहा था, शेरशाह सूरी और हुमायूं का युद्ध हुआ था कन्नौज अर्थात बिलग्राम का युद्ध 1540 में। तो उस 1540 युद्ध में जब हुमायूं हार गया था शेरशाह सूरी से, तो भाग गया था। उसके बाद वो अमरकोट चला गया था। वहां पर जो राजा थे, उनकी पुत्री हमीदा बानो बेगम से विवाह किया था 1540 के लगभग में। तब जाके अकबर का जन्म हुआ था। यह हम आपको पहले पढ़ा चुके हैं। तो अकबर के बचपन का नाम बदरुद्दीन था। इसका जो संरक्षक था वो मुनीम खां था। अगर हम इसके सेकंड संरक्षक की बात करें, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बैरम खां है। राज्याभिषेक इसका कलानौर हरियाणा में है। तो पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 में हुआ। यहीं से स्टार्टिंग होती है अकबर की। मेन स्टार्टिंग यहीं से है। तो इस युद्ध में अकबर वर्सेज हेमू युद्ध था, लेकिन अकबर खुद युद्ध लड़ने नहीं गया था। अकबर की तरफ से बैरम का युद्ध लड़ रहा था। तो अकबर ने क्या किया? इसके बाद गाजी की उपाधि धारण की। ये आपको याद रखना है। 1560 तक जितनी भी शक्तियां थी, जितनी भी प्रशासनिक सब शक्तियां थी, सब बैरम खां के पास थी। 1560 ईस्वी से ही बैरम खां का पतन स्टार्ट होता है। क्योंकि आपको याद होगा कि 1542 में तो अकबर का जन्म हुआ, और 1542 से लेकर के 1560 तक आपको पता है लगभग कितना साल हो गया? 18 साल लगभग हो गया। तो अकबर जो था, वो उसकी उम्र बढ़ चुकी थी, जवान हो चुका था। तो इसलिए उसने बैरम खां को साइड करने का प्रयास किया। तो अकबर ने बैरम खां के समक्ष 3 प्रस्ताव रखे। कौन कौन से प्रस्ताव थे आप जान लीजिए। पहला था मालवा व चंदेरी की सूबेदारी ले लीजिए, या तो फिर बादशाह के आंतरिक मामलों का प्रमुख बन जाइए, या तो फिर हज पे निकल जाइए। तीनों ऑप्शन दिए थे अकबर ने बैरम खां को। फिर कुछ समय बाद तलवाड़ा या तिलवाड़ा का युद्ध होता है, जिसमें बैरम खां पराजित हो जाता है और हज पे चला ही जाता है। पाक पाटन अर्थात गुजरात में अफगान खां ने बैरम खां की क्या कर दी? हत्या कर दी। जब बैरम खां की हत्या कर दी, तो पाटन के फकीरों ने ही बैरम खां का अंतिम संस्कार किया था। ऐसा अकबर पर हरम का प्रभाव ज्यादा था, ऐसा माना जाता है। तो इसमें जो प्रमुख अकबर ने बनाए थे हरम में, तो माहम खां अनगा थी, जीजी अनगा थी, अदम खां थे और मुनीम खां इत्यादि लोगों को इसने प्रमुख बनाया था। परंतु घटना क्या घटित होती? 1562 में अकबर ने अदम खां की हत्या करवा दी। तो अदम खां की हत्या होने से इसकी माँ जो थी माहम अनगा, वो इस सदमे से ही मर जाती है। इसके बाद अकबर जो था वो हरम के प्रभाव से मुक्त हो जाता है। फिर आरंभिक सुधार क्या क्या होते हैं अकबर करता है, आइए देखते हैं। इसमें से आरंभिक सुधारों में कुछ मेन है, वो आपको याद रखना है। जैसे 1562 में दास प्रथा पर प्रतिबंध लगाया, अर्थात युद्ध बंदियों के धर्मांतरण पर रोक भी लगा दी। सबसे ये बेहतरीन है, 1564 में जजिया कर को अकबर ने क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। तीर्थ यात्रा कर को भी इसने समाप्त किया था। कब? 1563 ईस्वी में। अकबर ने जो अभियान किए 1561 में, मालवा का अभियान किया। जब इसको पता लगा कि मालवा के जो शासक हैं बाज बहादुर, उनकी जो पत्नी थी रूपमती, रानी रूपमती, वो बहुत ही सुंदर थी, ये अकबर को पता लगा। तो जब पता लगा, तो अकबर उनकी सुंदरता पे मोहित हो गया। तो इसने मालवा पर आक्रमण कर दिया और मालवा को जीत लिया। लेकिन क्या हुआ कि रानी रूपमती इसके हाथ नहीं आई, और रानी रूपमती ने क्या कर ली? आत्महत्या कर ली। तो आत्महत्या कर ली। उसके बाद 1564 में गोंडवाना अभियान है इसका।
गोंडवाना अभियान में रानी दुर्गावती ने मजबूती से मुगल सेना का सामना किया और अंत में क्या हुआ, लड़ती हुई मारी गई। आप लोग बचपन में पढ़ चुके होंगे कहानियां दुर्गावती की, तो वही है यहाँ पे। इनका पुत्र वीर नारायण वहां का बाद में शासक बना। अकबर के अभियानों की अगर हम बात करें तो सबसे इम्पोर्टेंट अभियान इसमें गुजरात अभियान है, 1572 से 73, ये आपको याद रखना है। तो अकबर ने गुजरात के शासक मुजफ्फर थर्ड को पराजित किया। ये तो नहीं पूछेगा, लेकिन पूछेगा बुलंद दरवाजे का निर्माण। तो आपको यही याद रखना कि बुलंद दरवाजे का निर्माण अकबर ने गुजरात विजय के बाद किया, गुजरात विजय के उपरांत किया, गुजरात विजय की याद में किया। इनमें से कुछ भी आप याद रख लिए, लेकिन बुलंद दरवाजा और गुजरात अभियान 1572-73 जरूर याद रखिएगा। का नाम फतेहपुर सीकरी अकबर ने ही किया था। यहाँ से एक क्वेश्चन और है, कैम्बे अर्थात खंबात की खाड़ी से अकबर ने पहली बार समुद्र को देखा था यहीं पे 1572-73-74 में। आपके लिए कश्मीर अभियान याद रखना इंपॉर्टेंट हो जाएगा 1586 का। तो कश्मीर अभियान में ही बीरबल यूसुफ जई कबीले से लड़ता हुआ मारा गया था। ये अकबर के लिए सबसे शॉकिंग खबर थी, ये याद रखना है, क्योंकि बीरबल और अकबर की कहानी आपने सुनी है, तो ये वही बीरबल हैं। उसके बाद आगे हम देखते हैं, तो यहीं पे अगर अकबर के नवरत्नों की बात करें तो यहाँ से पहले हैं तानसेन। तो इनके बारे में जानिए, क्योंकि यहाँ से कोई ना कोई क्वेश्चन आपको मिल ही जाएगा। तो तानसेन का वास्तविक नाम रामतनु पांडेय था, रामतन पांडेय था। इनकी शिक्षा जो थी ग्वालियर मध्य प्रदेश में संगीत शिक्षा विद्यालय में हुई थी। पहले रीवा के रामचंद्र के दरबार में ये वहां पे थे शुरुआत में। तो इनके जो गुरु थे तानसेन के, वो आपको याद रखने पड़ेंगे। पहले इनके गुरु थे हरिदास जी। ये पूछा जाता है कि हरिदास किस शिष्य, हरिदास किसके गुरु थे। दूसरे गुरु उन्होंने बनाया था मोहम्मद गौस को, और इनसे ही प्रभावित होकर इन्होंने इस्लाम को अपना लिया था। किसने? तानसेन ने। इनकी जो उपाधि थी ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कंठभरण बाणी विलास। ये पूछा जाता है, ये आपको मिल जाएगा, ये इंपॉर्टेंट है, कंठभरण बाणी विलास। कुछ क्वेश्चन और है तानसेन के। तानसेन ने ध्रुपद गायकी का विकास किया। ये यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि ध्रुपद गायकी का विकास किसने किया, तो तानसेन ने किया। तानसेन के कुछ राग इंपॉर्टेंट हैं, इनमें से इनके नाम अगर आप याद रख सकते हैं तो बहुत अच्छा होगा। जैसे मियाँ का मल्हार, मियाँ की ठोड़ी, मियाँ का सारंग, दरबारी कान्हड़। ये राग हैं, आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे, क्योंकि आपने देखा है यूपी ट्रिपल एस सी पेट के पेपर में 2023 वाले में क्या क्वेश्चन पूछा था कि अकबरनामा के तीसरे भाग में क्या है, पूछा था क्वेश्चन। तो आप इसी प्रकार जान लीजिए कि इनमें से कुछ भी पूछा जा सकता है। तानसेन का मकबरे की बात करें तो ग्वालियर में मध्य प्रदेश में ही है। अगर अकबर के दूसरे नवरत्न बीरबल की बात करें तो बीरबल का वास्तविक नाम महेश दास से पूछा जाता है। इनकी उपाधि क्या थी? राजा की उपाधि इनको मिली थी। 1583 में न्याय विभाग का प्रमुख बनाया गया था इनको। अगर अगले नवरत्न अबुल फजल की बात करें तो इनके पिता शेख मुबारक थे, बड़े भाई इनके फैजी थे। ये इंपॉर्टेंट है कि अबुल फजल के बड़े भाई कौन थे? फैजी। इनका जन्म नागौर में हुआ था। इनकी जो पुस्तकें यहीं से मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इनकी पुस्तक थी अकबरनामा, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, अकबरनामा। अकबरनामा के बारे में आप जानिए कि अकबरनामा इनकी पुस्तक है अबुल फजल की। ये 3 भागों में है, अकबरनामा फर्स्ट, अकबरनामा सेकंड और तीसरे भाग को आईने अकबरी। यही क्वेश्चन यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2023 के एग्जाम में यही क्वेश्चन आया था। आपको याद होगा कि आईने अकबरी किस भाग को कहा जाता है, तो यही क्वेश्चन था। तो आईने अकबरी अकबरनामा के तीसरे भाग को कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। अबुल फजल की हत्या जहांगीर के कहने पर वीर सिंह बुंदेला ने 1602 में कर दी थी, आपको याद रखना। इनके चौथे जो नवरत्न है फैजी हैं। अभी वैसे आपने पढ़ा ना अबुल फजल के बड़े भाई फैजी, वही फैजी। इनका भी जन्म कहाँ होगा? नागौर में होगा, ये तो निश्चित बात है। उपाधि इनकी राज कवि की थी। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि महाभारत का फारसी में अनुवाद किसने किया था? फैजी ने किया था, जिसे रज्मनामा कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसके अनुवादकों में कई लोग शामिल थे। अगर इसके अनुवादकों की बात करें तो नकीब खां और अब्दुल कादिर बदायूनी, इतने लोगों को इसने साथ में रख करके काम किया था, मतलब महाभारत का फारसी में अनुवाद किया था। तो रामायण का भी अनुवाद फारसी में ही किया, लीलावती का भी अनुवाद फारसी में ही किया। ये सब काम फैजी ने ही किए। आगे पढ़ेंगे अब्दुल रहीम खान खाना, ये भी नवरत्न ही है। इनकी उपाधि खान खाना की थी, आप समझ चुके होंगे। बैरम खां का पुत्र था, वही बैरम खां जो उनका सेकंड संरक्षक बना था अकबर का, वही। यह जहांगीर का भी गुरु था। अब्दुल रहीम खान खाना जहांगीर का गुरु था। हिंदी भाषा का कवि था यह। इसकी पुस्तक थी बरवे नायिका का भेद, याद रख सकते हैं तो याद रख लीजिए। आगे हम लोग पढ़ेंगे टोडरमल के बारे में। टोडरमल भी नवरत्न ही है, अभी नवरत्न ही पढ़ा रहा हूँ। तो टोडरमल की भी उपाधि राजा की थी, बीरबल की उपाधि राजा की थी, दोनों आप पढ़ चुके हैं। पहले गुजरात का इन्हें दीवान नियुक्त किया गया था टोडरमल को। बाद में
केंद्र में दीवान नियुक्त कर दिया गया। टोडरमल ने भू राजस्व सुधार किए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। भू राजस्व सुधार किसने किए? टोडरमल ने किए अकबर के कहने पर। आईना ए दहसाला पद्धति, ये पूछा जाता है। आईना ए दहसाला पद्धति, आईना ए दहसाला पद्धति को लागू करवाने का श्रेय किसको है? टोडरमल को ही जाता है। और अगर बाकी नवरत्नों की बात करें तो मान सिंह भी नवरत्नों में शामिल था, मिर्जा अजीज कोका भी शामिल थे, फकीर अजाउद्दीन, मुल्ला दो प्याजा और हकीम हुकाम, ये सब लोग शामिल थे। अकबर की धार्मिक अगर नीति की बात करें कि अकबर ने कैसा किया, कि अकबर ने सुलह कुल की नीति को अपनाया था। ये आप पढ़ चुके हैं 1562 में। युद्धबंदियों के धर्मांतरण पर, मतलब उनका धर्म परिवर्तन पर रोक लगा दी थी। दास प्रथा पर भी रोक लगाई थी, ये आप पढ़ चुके हैं। तीर्थ यात्रा कर को समाप्त किया, ये भी आप पढ़ चुके हैं। जजिया कर को समाप्त किया, ये भी आप पढ़ चुके हैं। 1575 में इबादत खाने की स्थापना करवाने का श्रेय अकबर को जाता है। मुस्लिम विद्वानों को इसने आमंत्रित किया था इसी में, इबादत खाने में। 1578 में धर्म संसद की स्थापना की। धर्म संसद में क्या किया कि अन्य भी धर्मों के विद्वानों को आमंत्रित किया, मतलब सभी धर्मों को। तो आइए देखते हैं कि हिंदू धर्म में किसको आमंत्रित किया, मुस्लिम तो कर ही लिया, आगे जैन, ये सब धर्मों में किस किस को आमंत्रित किया गया है। हिंदू धर्म की बात करें तो यहाँ देवी और पुरुषोत्तम को आमंत्रित किया गया था इसी धर्म संसद में। पारसी धर्म की बात करें तो दस्तूर जी, मेहर जी, राणा को आमंत्रित किया गया था। अकबर ने इन्हें दरबार में अग्नि जलाने की अनुमति दे दी थी। आगे अगर जैन धर्म की बात करें, जैन धर्म में हरिविजय सूरी और जिनचंद्र सूरी को आमंत्रित किया गया था इसी धर्म संसद में। और ईसाई धर्म की बात करें तो एक्वा बीबा और मोंसेरात को आमंत्रित किया गया था इसी धर्म संसद में 1578 में। ये आपको याद रखना है। आगे अगर अकबर की बात करें तो 1579 में मजहर की घोषणा की थी। तो मजहर का जो प्रारूप तैयार किया था वो शेख मुबारक से ही तैयार करवाया था अकबर ने। 1582 में दीन ए इलाही की स्थापना की, अर्थात तौहीद ए इलाही भी उसको कहा जाता है। अकबर इसका हेड था। प्रधान पुरोहित अबुल फजल को बनाया गया था। सबसे पवित्र दिन दीन ए इलाही में रविवार को माना गया। सबसे पवित्र माना गया, प्रकाश को माना गया। मात्र 18 लोगों ने ही इसे अपनाया था, दीन ए इलाही धर्म को। बीरबल इकलौता हिंदू था जिसने दीन ए इलाही धर्म को माना था। यह एक प्रकार से मान सकते हैं हम लोग आचार संहिता थी, अर्थात नियम कानून से बंधी हुई पुस्तक थी, ये नियम कानून थे। इसमें पैगंबर, पवित्र पुस्तक, पवित्र स्थान, विचारधारा का अभाव है इसमें। इतिहासकार स्मिथ के अनुसार अकबर की मूर्खता का प्रतीक है ये। जहांगीर के बचपन का नाम सलीम, अर्थात उसे प्यार से सब लोग शेखू बाबा कहते थे। इसकी माता का नाम हरखाबाई था। इसकी पत्नी, जहांगीर की पत्नी का नाम मानबाई था। मानबाई के बारे में कुछ तथ्य हैं। ये मान सिंह की बहन थी। मान सिंह कौन थे? आमेर के राजा थे। जब इनकी पुत्र हुआ तो इनके पुत्र का नाम खुसरो था। ऐसा कहा जाता है कि पूरे मुगल काल का सबसे सुंदर संतान, सबसे सुंदर युवक यही हुआ, खुसरो। खुसरो के बारे में ये बात आप याद रखिए। मानबाई के बारे में ऐसी और सी बातें हैं। इन्हें शाह बेगम के रूप में भी जाना जाता था। इनके बारे में बात यह है मेन, जहांगीर की आदतों से परेशान होकर के मानबाई ने क्या कर लिया था? आत्महत्या कर लिया, अर्थात अपने पति की आदतों से ही परेशान होकर के खुद आत्महत्या इन्होंने कर ली थी। उसके बाद दूसरी पत्नी आती है। दूसरी पत्नी का नाम जोधाबाई या मनीबाई था। इन्हें जगत गोसाई के रूप में भी फेमस होना पड़ा। इनके पुत्र का नाम खुर्रम और बाद में शाहजहां के नाम से फेमस हुआ। तो अब आप एक बात जान लीजिए कि ये है जहांगीर। जहांगीर की दो पत्नियां हो गई। पहली पत्नी कौन सी? मानबाई। और दूसरी पत्नी कौन सी हो गई? दूसरी पत्नी हो गई जोधाबाई। अब ये दोनों हो गई हैं, ठीक है, समझिए थोड़ा सा। तो जो मानबाई हैं उनका पुत्र है खुसरो, ये मुगल काल का सबसे सुंदर खुसरो। जो जोधाबाई है इनके पुत्र का नाम खुर्रम हुआ, अर्थात उसे बाद में शाहजहां के नाम से जाना गया। इतनी बात आप अपने दिमाग में रखिएगा, आगे काम पड़ेगा। जहांगीर ने राज्याभिषेक के समय 12 घोषणाएं की थी। जहांगीर ने न्याय की जंजीर भी लगवाई। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको मिल जाएगा एग्जाम में, मिलता है। तो न्याय की जंजीर फेमस है किससे? जहांगीर से। और ये जंजीर सोने की थी, जिसमें कितनी घंटियां थी? 66 घंटियां थी। ये आपको याद रखना है। अब आता है 1606, खुसरो का विद्रोह। खुसरो को मामा मान सिंह, जैसे कि मैंने बताया, जो खुसरो था वो मानबाई का बेटा था और मानबाई के भाई का नाम मान सिंह था। तो मामा कौन हुए? मान सिंह खुसरो के। और ससुर मिर्जा अजीज कोका का सहयोग प्राप्त हुआ खुसरो को। गुरु अर्जुन देव जी ने भी खुसरो को क्या किया? आशीर्वाद दिया कि बेटा तुम राजा बनोगे। इसी कारण जो जहांगीर था, जहांगीर ने अर्जुन देव की, जो कि सिखों के कौन से गुरु थे? 5वें गुरु थे।
की हत्या करवा दी, तो इसी कारण सिख मुगल संघर्ष आरंभ हो गया, यहीं से स्टार्टिंग मानी जाती है। अब आता है भैरावल का युद्ध। भैरावल का युद्ध, खुसरो इसमें क्या हो गया, पराजित हो गया, तो उसकी आंख फोड़ दी गई। 1621 में शाहजहां ने बुरहानपुर में खुसरो की हत्या कर दी। अब आप थोड़ा सा समझिए पहले, जैसे मैंने पहले समझाया था कि एक है जहांगीर। अब जहांगीर है, जहांगीर जहांगीर की दो शादियां होती हैं, आपको हम पहले बता चुके हैं। पहली होती है मानबाई से और दूसरी होती है जोधाबाई से। हम आपको समझाए हैं। जो ये शाहजहां है वो जोधाबाई का बेटा है। शाहजहां शाहजहां जोधाबाई का बेटा है। और जो खुसरो है, खुसरो खुसरो किसका बेटा है, मानबाई का बेटा है। अब खुसरो की सोचो, खुसरो की आंखें फोड़वा दी गई। खुसरो बड़ा बेटा है और शाहजहां छोटा बेटा है। खुसरो की आंखें फोड़वा दी जाती हैं, अर्थात ये बेकार हो गया, राजा बनने के लायक नहीं हुआ। तो शाहजहां ने सोचा, जिसका बचपन का नाम शाहजहां का खुर्रम था, शाहजहां ने सोचा कि अगर बड़े भाई खुसरो की हत्या कर देंगे तो बचेगा कौन, राजा बनने के लिए हम ही बचेंगे। तो खुद इसने क्या किया, खुसरो की हत्या कर दी और बाद में राजा बनने के लिए यही बचा। आगे कुछ समय बीतता है, उसके बाद 1608 आता है। 1608 में कैप्टन हॉकिंस भारत आया हेक्टर नामक जहाज से। ये आपको याद रखना है कि हेक्टर नामक जहाज से कैप्टन हॉकिंस इंडिया आया। 1609 में आगरा में जहांगीर से मिला, मतलब जहांगीर तो शासक था उस समय, तो जहांगीर से मिला। इसे फारसी भाषा का ज्ञान था, इसी कैप्टन हॉकिंस को। तो जहांगीर ने इसे 400 मनसब दिए थे। ये 3 साल तक, मतलब कि कैप्टन हॉकिंस 3 साल तक राजा के साथ आगरा में रहा, लेकिन व्यापारिक रियासतें प्राप्त करने में असफल रहा। अर्थात जहांगीर ने इसे व्यापारिक रियासतें नहीं दी या व्यापार करने की अनुमति नहीं दी। उसके बाद समय गुजरता थोड़ा सा, 1615 आता। 1615 में टॉमस रो इंडिया आया। 1616 में अजमेर में जहांगीर से फिर से मिला, अजमेर में मिला। तो इस बार टॉमस रो ने सम्राट को मना लिया कि हम ठीक है व्यापार करेंगे आपके साम्राज्य में और आपको टैक्स देंगे, आपको कर देंगे। तो व्यापारिक रियासतें प्रदान कर दी 1616 में टॉमस रो को जहांगीर ने। 1615 में क्या हुआ था, खुर्रम ने मेवाड़ के साथ संधि कर ली थी। खुर्रम अर्थात शाहजहां। तो खुर्रम ने अहमदनगर के साथ भी संधि की 1617 में। तो जहांगीर ने खुर्रम को शाह ए जहां की उपाधि दी थी। अर्थात खुर्रम को शाहजहां किसने बनाया, जहांगीर ने बनाया। शाहजहां नाम किसने दिया, जहांगीर ने नाम दिया खुर्रम को। ठीक है, जहांगीर की लाइफ में समय गुजरता रहता है, तो धीरे धीरे जहांगीर की लाइफ में एक महिला की एंट्री और होती है, उसका नाम था नूरजहां। उसका नाम था नूरजहां। तो माना यह जाता है कि नूरजहां ही पूरा शासन कार्यभार देख रही थी, जहांगीर तो सिर्फ नाम का शासक था, ऐसा माना जाता है इतिहास में। तो आइए जानते हैं नूरजहां कौन थी। तो नूरजहां का वास्तविक नाम मेहरुन्निसा है। नूरजहां के जो पहले पति थे वो अली कुली बेग थे। जहांगीर ने अली कुली बेग को शेर अफगान की उपाधि दी थी एवं उसकी हत्या करवा दी थी। देख रहे हैं आप, जहांगीर ने मेहरुन्निसा को नूरे जहां की उपाधि दी, अर्थात उसके पति की हत्या करके उसको अपने पास रख लिया जहांगीर ने। उसके बाद आगे देखते हैं। नूरजहां के जो पारिवारिक सदस्य हैं उनके बारे में जानते हैं। उनके पिता गयास बेग थे, उनको उपाधि मिली थी इत्माद-उद-दौला की। माता अस्मत बेगम इम्पोर्टेंट है। तो माता जो अस्मत बेगम थी, ऐसा माना जाता है कि इन्होंने इत्र का आविष्कार किया था, या कोई नाम याद रखना पड़ेगा। तो माता अस्मत बेगम, इन्होंने इत्र का आविष्कार किया था। और आगे चलते हैं, कुछ जानते हैं। सभी शक्तियां जैसे कि मैंने बताया नूरजहां के पास थी जहांगीर के समय में, जब इसकी एंट्री हो जाती इनकी लाइफ में। तो नूरजहां सभी शाही फरमानों पर हस्ताक्षर करती थी। नूरजहां झरोखा दर्शन भी देती थी। 1622 में शाहजहां विद्रोह कर देता दक्कन में। तो दक्कन में विद्रोह कर देता तो महावत खां एवं परवेज खां, जो जहांगीर का बेटा था, इन्होंने उसका दमन किया, मतलब शांत किया। अब महावत खां शांत तो करता है, लेकिन महावत खां के मन में कुछ समय बाद आ जाता है लालच। तो वो सोचता है कि जब ये विद्रोह कर सकता तो मैं ही विद्रोह करके मैंने उसको दबाया है, तो मैं तो सबसे ज्यादा हो गया हूँ, तो मैं ही क्यों ना राजा बन जाता हूँ, ऐसा सोचता है। तो उसके बाद महावत खां विद्रोह कर देता। महावत खां परवेज का समर्थक था। महावत खां ने जहांगीर को नजरबंद कर दिया घर में ही। महावत खां ने जहांगीर मतलब सम्राट को नजरबंद कर दिया। आसफ खां ने नूरजहां को महावत खां पर आक्रमण किया, उसके साथ मिलकर के, और पराजित हुए। तो महावत खां, आगे चलते हैं। महावत खां ने नूरजहां को भी बाद में बंदी बना लिया। तो नूरजहां जहांगीर को लेकर के समय मिला तो भाग गई।
हो जाती है। जहांगीर की मृत्यु 1627 में। तो जहांगीर से इम्पोर्टेंट फैक्ट एक ये भी है कि तंबाकू की खेती पर प्रतिबंध लगाया था किसने? तो जहांगीर ने प्रतिबंध लगाया था, ये आपको याद रखना है। तो जहांगीर ने बंगाल में बच्चों के व्यापार पर भी बैन लगा दिया।